हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जब ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि मोबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो आज इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे लिए वो क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है, तो ये जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नोट्स भी डाउनलोड करना होगा तो नीचे से पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अर्लियर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता चुका हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या काम किया था, कोई एक कंडक्टर ले लिया था। हमने क्या काम किया था, कोई एक कंडक्टर ले लिया था, उस कंडक्टर के क्रॉस क्या अप्लाई कर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया था। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर के अंदर वो क्या करने लगे थे, एक्सीलरेट करने लगे थे। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे निगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, या एक चीज और, मैंने कंडक्टर जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो मेटल के केस में होता है, मेटल के जो केस में होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जबकि लिक्विड और गैस में आपका जो कैरियर चार्ज है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। बट मेटल के केस में या सॉलिड के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, निगेटिव चार्ज कैरियर होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहां पर मैंने कहा था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है vd। तो एक्सीलरेशन का मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस AE अपॉन m था। यानी कि एक्सीलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। या मैं यूं कह सकता हूं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, तो माइनस E अपॉन m हो जाएगा। या इसके अलावा जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मैंने निकाला था, मैंने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बराबर क्या हो जाएगा, a टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बराबर a का वैल्यू कितना है, माइनस E अपॉन m इंटू टाउ हो जाएगा। यहां पर टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहां पर देख सकते हैं इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आई तो मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को जो डिफाइन करना होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कितना कम या ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा चार्ज पर यूनिट सेकंड में फ्लो कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकंड इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बट यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि कोई एक वायर ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने एक कोई वायर ले लिया जिसका लेंथ मैंने कहा L है। इसके अलावा मैंने कहा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। वायर किसका है, मेटालिक वायर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर मटेरियल हो जाएगा। तो जब कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जो कि मूव करेंगे।
क्या हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री हैं जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने कहा लेट n number of electrons are free। ठीक है, तो ये हमने कहा कि इस मेटल के अंदर जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। तो जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो हम लोग यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि करंट के लिए क्या होना चाहिए कि चार्ज पर यूनिट टाइम होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं Q इज इक्वल टू कितना होता है, NE होता है। लेकिन यहां पर हमको क्या करना है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो मैंने अगेन क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले हमने कहा कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया n, और वही n कितना पास हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है। अब दूसरी चीज देखो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स पास होगा, इट इज ऑब्वियस दे हैव सम एक्सीलरेशन और दे हैव सम वेलोसिटी। तो हमने कहा वो जो भी पास हो रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। सो देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। पहले तो हमने क्या काम कर लिया कि कहा मेटल के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर हमने कहा नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने कहा कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v/d। ओके, अब ये तो कंडीशन हो गई। अब हमने क्या कहा कि भाई ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पास कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में पास कर रहे हैं, 10 मिनट में पास कर रहे हैं या 30 मिनट में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम t। तो हमने कहा इन टाइम t कितना हो जाएगा, NAVD इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर चार्ज फ्लोइंग Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो पहले तो Q बराबर होता था NE, बट यहां पर केस क्या है, यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टाइम t। तो n की जगह हमारे पास कितना है, ये है। तो क्या हो जाएगा, NAVD इंटू टी, ये n की जगह हो गया और मल्टीप्लाइड बाई e हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, चार्ज की वैल्यू हो गई। नाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज I इज इक्वल टू Q बाई टी। देयरफॉर Q की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, यहां पर NAVD TE डिवाइडेड बाई T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, N के बाद मैं पहले E लिख देता हूं, EVD। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन electric current and drift velocity. This is the relation between electric current and drift velocity. तो ये रिलेशन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है, और दूसरी बात उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो जितना ज्यादा एरिया हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एरिया से पास करेगा इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ज्यादा हो जाएगा। एज वेल एज जो भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, यानी अगर
इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज पास कर रहा है, इसका मतलब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ कंडीशंस थी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद इतना लिख लो, उसके बाद मैं मिटा देता हूं, तो नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो करंट डेंसिटी यू नो वेरी वेल, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एज द करंट, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A होता है। देयरफॉर J बराबर कितना हो जाएगा हमारे लिए, I अपॉन A हो जाएगा, और I की वैल्यू क्या है, NEAVD डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। ओके, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, वेक्टर देखो इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहां पर J वेक्टर की बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का साइन क्या होता है, ये चार्ज जो है निगेटिवली चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा, -NEVD वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई बार आपसे पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। फर्दर हम लोग क्या और फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्दर इसके बाद एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्यों, क्योंकि हमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है Vd इज इक्वल टू कितना होता है, A टाउ होता है। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड J बराबर कितना हो जाएगा, -NEVD वेक्टर कितना हो जाएगा, A वेक्टर टाउ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे लिए। अब इसके बाद और भी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, या कह सकते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एक्सिलरेशन। अब इसके अलावा और आप जानते हैं एक्सिलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, A वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, -EE अपॉन M हो जाएगा। ओके, तो ये आप क्या कर सकते हैं, फिर से करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई ठीक है, इन द सेम वे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को भी किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम या एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, अब I बराबर क्या हो जाएगा, NEAVD की जगह क्या हो जाएगा, A टाउ हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन क्या था, ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये किसके बीच में था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रिक करंट एंड किसके बीच में, रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, ये कंडीशन है। फर्दर हम लोग क्या बात करते हैं, मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी होता क्या है, मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डिवाइड कर दें तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, मोबिलिटी कहलाएगा। तो मोबिलिटी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक, लेकिन मोबिलिटी को हम लोग यहां पर प्रूव करेंगे और बताएंगे मोबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे और होल्स के लिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस कैसे करता है या इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करती है, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। ओके, लेकिन यहां पर जो चार्ज कैरियर है उसको अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, अब मोबाइल चार्ज कैरियर कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी मेटल की बात करेंगे, जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे, प्योर कंडक्टर की बात करेंगे, तो वहां पर चार्ज कैरियर हमारे लिए क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक, लेकिन वही चीज जब हम लोग बात करते हैं किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो क्या हो जाता है हमारे लिए निगेटिव चार्ज कैरियर एज वेल एज आयनाइज्ड चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं। बट वही फर्दर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब बात करते हैं तो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज कैरियर एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक, तो डिपेंड करता है कि जब हम प्योर मटेरियल की बात कर रहे होंगे, प्योर कंडक्टर की बात कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस या इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस ओनली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो जब नेगेटिव चार्ज कैरियर होगा तो चार्ज कैरियर का डायरेक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फर्दर वही चीज बात करते हैं। हमने कहा कि भाई दो चीजों की वजह से हो सकता है। अब देखो क्या होता है कि जब आप कोई मेटल ले लेते हैं, उस मेटल में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, अगर उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन था किसी मेटल के अंदर, उसको वो वहां से मूव जब कर जाएगा तो उसकी जगह क्या करेगा, एक आयन गैस या आयनिक चार्ज ले लेगा। तो जब आयनिक चार्ज उसकी जगह ले लेगा, तो देखो यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि मैंने काम किया कि एक कोई कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया। ठीक है, उसके एक एंड को नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिया, दूसरे एंड को क्या किया, पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव वाले इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हमने कहा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मान लीजिए जर्मेनियम या सिलिकॉन, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की जगह को क्या करेगा, होल्स ऑक्युपाई कर लेगा। तो देखो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, और उस पॉजिटिव आयंस को हम लोग यहाँ पर क्या डिनोट कर रहे हैं, होल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज, होल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स आएंगे उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, होल्स हो गए। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट विल टेक प्लेस ओनली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या कहा कि जब भी आप जर्मेनियम में सिलिकॉन ले रहे हैं या जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे होंगे तो वहां पर जो मोबाइल चार्ज कैरियर होगा वो नेगेटिव चार्ज कैरियर एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे कौन से, मोबाइल चार्ज कैरियर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। ठीक है, अब हमने कहा कि इस कंडक्टर का लेंथ मान लेते हैं L है,
इस कंडक्टर का लेंथ क्या है, L है। तो देखो यहां पर क्या करते हैं, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या अप्लाई कर दिया, V अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है E बराबर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और V बराबर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। देयरफॉर E बराबर कितना होता है, V अपॉन आर होता है। ठीक, तो यहां पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइन, E बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन लेंथ क्या माना है, L माना है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज E बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन L हो जाएगा, पहली चीज। उसके बाद मैंने कहा कि देखो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज कितना हो जाएगा, IE हो जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VE हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे लिए, NE हो जाएगा। ओके, तो हमने कहा वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज I बराबर NEAVD होता है। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स IE बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NE है, E हो गया यहां पर। ठीक है, हमारे लिए कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, VE हो जाएगी। तो हमने कहा इफ NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया A with drift velocity VE, then the electric current due to the electrons will be IE. In the same way, electric current due to holes कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू होल्स कितना हो जाएगा हमारे लिए, IH हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, VH हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, NH हो जाएंगे। देयरफॉर IH बराबर कितना हो जाएगा हमारे लिए, NHEAVH हो जाएगा। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट I बराबर कितना हो जाएगा, IE प्लस IH। तो IE की वैल्यू कितनी है, NEEAVE प्लस NHEAVH। तो देखो E और A दो चीजें मैं कॉमन ले सकता हूं। देयरफॉर I बराबर कितना हो जाएगा, EA, और ये क्या हो जाएगा, NE ये हो जाएगा VE प्लस NHVH हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन 4 हो गया। अब ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं। तो देखो यहां पर अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, अभी हमारे पास कई सारी कंडीशंस हैं। मोबिलिटी फाइंड आउट करना है, म्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा I अपॉन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I अपॉन A बराबर कितना हो जाएगा, NEVE प्लस NHVH हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, लिंक में डाल देता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन
ए होता है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, रो एल अपॉन ए। बट यहां पर हमको चाहिए क्या, अब एक चीज देखो, मैं निकालना क्या चाह रहा हूं ये आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने कहा मोबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन ई। तो यहां से देखो अभी तक हमारे पास क्या निकल के आया है, रिजल्ट में वीई निकल के आया है, वीई और वीएच आया है। अगर हम लोग किसी हिसाब से इसको क्या करें कि एच से डिवाइड कर ले जाएं, या इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ला पाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि किसी हिसाब से इस इक्वेशन को इसमें पुट कर पाए, जिसकी वजह से आपको क्या मिल पाए, कंडक्टिविटी मिल पाए। यानी कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना था, सिग्मा था, और इसके अलावा क्या मिल पाए, म्यू मिल पाए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमको कई कैलकुलेशन और करनी पड़ रही हैं, इसलिए ये तो डायरेक्टली इक्वेशन आ गया। बट अब क्या करेंगे, अब कुछ इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो गई, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो 1 इक्वेशन, 2, 3, 4, ये इक्वेशन हो जाएगा 5। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 and 5, डिवाइड इक्वेशन 1 by 5, तो क्या मिल जाएगा मुझे, E अपॉन रो बराबर V अपॉन L, और रो से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए ऊपर चला जाएगा L, तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट वैल्यू तो मिली हम लोगों को। E अपॉन रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या करना है हमको, किसी हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट लाना था, तो इलेक्ट्रिक करंट लाने का तरीका ही यही था कि हम लोग किसी हिसाब से उसको ओम्स लॉ में ला पाए। बट ओम्स लॉ से पहले कहां पर गए, रेजिस्टेंस पर गए। तो देखो E अपॉन रो इज इक्वल टू ये मिल गया, इक्वेशन 6 हो गया। अब फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोगों को पता है V बराबर कितना होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो E अपॉन रो बराबर कितना हो जाएगा, आई आर डिवाइडेड बाई आर इंटू ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हेंस वी हैव गॉट दैट आई बराबर कितना मिल जाएगा, E अपॉन रो मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्या काम किया है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट कर ले गए हैं। अब जब कैलकुलेट कर ले गए हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली हम लोगों को मोबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7 and 4। ओके, तो इतना लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं जल्दी से। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 and 4, तो देखो इक्वेशन 7 and 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। फ्रॉम 4 and 7, आई की जगह हम लोगों को क्या मिल जाएगा, E अपॉन रो बराबर क्या मिल जाएगा, E अपॉन रो बराबर E A और या इवन मैं एक I अपॉन ए हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या लिख दे सकता हूं मैं, आई अपॉन ए की जगह, तो आई अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, आई अपॉन ए की जगह हमारे पास आ जाएगा E अपॉन रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E NE VE प्लस NH VH। क्या करें, यहां डिवाइड कर दें, तो 1 अपॉन रो बराबर कितना मिल जाएगा, E NE VE डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस NH VH डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो VE अपॉन E क्या कहलाएगा,
मोबिलिटी कहलाएगा। तो म्यू बराबर कितना होता है हमारे लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और 1/ρ जो होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मोबिलिटी हो गया, और ये हमारे लिए क्या हो गया, कंडक्टिविटी। ओके, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच हो जाएगा। दिस इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, द कंडक्टिविटी where mobility can be defined, mobility ये जो वैल्यू है, mobility can be defined as the ratio of the drift velocity to the electric field intensity। ठीक है, यहां पर अब कंडक्टिविटी को क्या कह सकते हैं हम लोग, कि कंडक्टिविटी जो है जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, मोबिलिटी जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि अल्टीमेटली कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। और कंडक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट है, एन ई म्यू ई एन एच और म्यू एच पर। यानी कि मोबिलिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ड्यू टू द होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ होल से। इन द सेम वे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेटर देन होगा मोबिलिटी ऑफ होल से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।